दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक शब्द होता है वंश, हालाँकि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है कुल या खानदान। लेकिन टाइम टू टाइम दोस्तों इस वंश शब्द के भी नाम बदलते रहे हैं। पहले जब राजा महाराजा हुआ करते तो इसको वंश कहा करते, फिर जब संगीत का टाइम आया तो इसको घराने कहने लगे और जब राजनीति का दौर आया तो इसको कहने लगे परिवार या फिर फैमिली। आधुनिक रूप से इसको फैमिली कहते हैं। अब जैसे राजनीतिक रूप से अगर इसका फैमिली का नाम लिया जाए, जैसे गांधी फैमिली है, सिंधिया फैमिली है, और दूसरी फैमिली अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हुड्डा फैमिली है, चौटाला फैमिली है। ये इस तरह की जो फैमिली है ना, तो ये दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और इसमें जो वारिस का वो खेल होता है ना, विरासत का जो खेल होता है, वो इसमें हर चाहे पहले राजा महाराजा हुए हो या संगीत घराने हुए हों या राजनीतिक रहे, उसमें वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने ही लड़के को सौंपते हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी को सौंपते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही खेल चलता रहता है। तो इसमें वर्तमान में दोस्तों आज थोड़ा-सा हम बात करना चाहेंगे हुड्डा फैमिली की। और हुड्डा फैमिली की अब जो राजनीति में अगली पीढ़ी जो आने लग रही है, यानी विरासत को सँभालने लग रही है, वो है दीपेंद्र हुड्डा जी। लेकिन ये जो हुड्डा फैमिली दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी चोई मातूराम जी से, यानी जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनके दादाजी। मातूराम जी दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते और देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी वो एक बहुत बड़े आर्य समाजी और बहुत बड़े शिक्षाविद हुआ करते और उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जिनको ये कहा जा सकता है कि समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम है। हालाँकि उनके पूरे जीवन पे तो मैं फिर कभी ब बात करूँगा, जब वंश परंपरा की चैन बनाऊँगा तब बात करूँगा। उसके बाद जो ये रणवीर सिंह जी थे यानी भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी। तो रणबीर सिंह जी ने भी चुनाव लड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक जो विरासत थी वो सौंपी भूपेंद्र हुड्डा जी को, अपने लड़के को भूपेंद्र हुड्डा जी को। तो भूपेंद्र हुड्डा जी दोस्तों उन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू की थी। राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 1972 से और उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था ब्लॉक समिति का, यानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चुनाव लड़ा था। अब क्योंकि जो उनके पिताजी थे या दादाजी थे वो नेता हुआ करते, बहुत बड़े समाज सेवी हुआ करते, कांग्रेस के पुराने नेता हुआ करते और इनके पिताजी तो इंदिरा गांधी जी के नज़दीकी भी हुआ करते, चौधरी रणवीर सिंह जी। तो इसलिए ब्लॉक समिति का भूपेंद्र हुड्डा जी ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। तो पहली बार ही वो अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन चुनाव उन्होंने ज़मीनी स्तर पर किया था। ब्लॉक समिति का दोस्तों सरपंच के बाद जो सबसे छोटा इलेक्शन है वो चुनाव होता है और वो 1 या 2 गाँव का जैसा भी होता है, यानी ग्राउंड लेवल का उसको इलेक्शन हम कह सकते हैं और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती भी नहीं। लेकिन ये अध्यक्ष बने परिवार के कारण। तो अध्यक्ष बने तो धीरे-धीरे इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे इनकी जो पकड़ है कार्यकर्ताओं के ऊपर पहले तो ग्रामीण स्तर पे हुई, फिर इनकी जो पकड़ थी वो विधानसभा स्तर पर, फिर उन्होंने विधानसभा के भी चुनाव लड़े और भी चुनाव लड़े। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी की जो सही पहचान थी, पहले उनकी पहचान थी लोकल लेवल के ऊपर और ये था कि ये हुड्डा फैमिली से हैं, तो रणवीर सिंह के लड़के के रूप में इनकी पहचान हुआ करती। खुद की अपनी पहचान नहीं हुआ करती। इनकी खुद की पहचान बनी दोस्तों जब इन्होंने चोई देवलाल जी को हराया। तो जब पहली बार चोई देवलाल जी को हराया तो हरियाणा में इनका नाम हुआ, क्योंकि देवीलाल जी इतने बड़े नेता थे कि उनके मुकाबले का कोई भी नेता हरियाणा में छोड़ नेशनल लेवल पर भी कम ही नेता थे जितने लोकप्रिय देवीलाल जी हुआ करते। तो उनको जब हराया तो गांधी फैमिली में भी इनकी थोड़ी-सी जान-पहचान हुई, राजीव गांधी जी ने भी इनको पसंद किया। लेकिन वो किस्मत कहिए या ओम प्रकाश चौटाला जी की गलत नीति कहिए कि उन्होंने देवीलाल जी को 3 बार चुनाव लड़वाया रोहतक से और जनता नाराज़ थी, तो तीनों ही बार रोहतक की जनता ने उनको हरा दिया और भूपेंद्र हुड्डा जी उसमें इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए कि वो गांधी फैमिली के बहुत नज़दीक पहुँच गए वो और उस उनका जो नाम था वो भी नेशनल लेवल पे कि चौधरी देवीलाल जी को इन्होंने 3 बार हराया, तो उन वास्तव में एक नेता के रूप में भी वो उभर के सामने आए और हरियाणा में तो उनकी पहचान एक लोकप्रिय नेता के रूप में हो ही गई। उसके बाद दोस्तों जब ओम प्रकाश चौटाला जी को समझ में आया कि ये लोग इनसे नाराज़ हैं, देवीलाल जी से नाराज़ हैं, तो उन्होंने देवीलाल जी की जगह कोई कैप्टन इंदर सिंह हुआ करते, उनको चुनाव में खड़ा कर दिया देवीलाल जी की जगह और कैप्टन इंदर सिंह जी ने भूपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। यानी जो लोगों की नाराज़गी थी वो थी देवीलाल जी के प्रति। कोई इसमें इनकी लोकप्रियता नहीं थी कि इन्होंने खुद हराया हो, खैर चलिए। लेकिन 1999 में दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव हार गए और 2004 में होने थे अगले चुनाव। लेकिन इस हार को भी उन्होंने अपने काम, क्योंकि राजनीतिक परिवार से थे, 3 पीढ़ी का एक्सपीरियंस था, जानते थे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस हार को भी
अपने लिए इतना ज़्यादा सफल बनाया कि दिल्ली में रह के ने उन्होंने जो कांग्रेस के जो नेता हुआ करते, टॉप नेता हुआ करते, जो उनके गांधी फैमिली के नज़दीक हुआ करते, तो उनके साथ इतनी ज़्यादा जानकारी कर ली इन्होंने कि न सिर्फ़ इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी से भी इन्होंने उनके परिवार के अंदर इतना ज़्यादा वो कर लिया कि जो सोनिया गांधी जी के समर्थक हुआ करते, यानी उनकी कोर टीम के मेंबर हुआ करते, उनके साथ घनिष्ठता वो की। और गांधी परिवार के साथ यानी सोनिया गांधी जी के परिवार के साथ इतनी ज़्यादा मजबूती, एक तरह से वो जो ऐसे रिलेशन डेवलप किए कि जिसको फेविकोल का जोड़ कह सकते हैं हम, जो अटूट था। तो वो दो 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने उसका इस्तेमाल किया अपनी पकड़ बनाने के लिए, और वो सफल भी रहे। और उसी सफलता का और उसी पकड़ का ही नतीजा था कि 2004 के अंदर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, तो भूपेंद्र हुड्डा जी भजन लाल जी की, जो हालांकि भजन लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वो चुनाव लड़ा था और 2004 में 67 सीटें जीती थी। और इस हिसाब से भजन लाल जी का वो पड़ता था, लेकिन जो इन्होंने रिलेशन डेवलप किए थे भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उन्हीं रिलेशन की बदौलत जो उनकी कोर टीम के मेंबर थे, उन्होंने सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट दी कि भूपेंद्र हुड्डा जी को पब्लिक चाहती है, और भूपेंद्र हुड्डा जी के एमएलए हैं, वो चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाया जाए, और वो भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए मुख्यमंत्री। तो जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने दोस्तों, तो उस टाइम दीपेंद्र हुड्डा जी अमेरिका में पढ़ाई किया करते हैं। और अमेरिका में पढ़ाई करने के कारण राजनीति का उनका कोई अनुभव था नहीं, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने, तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाया और सीधा ही उनको एमपी बना दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में उनकी पैराशूट से डायरेक्ट एंट्री। और जब दोस्तों पैराशूट वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, तो लैंडिंग तो सफल होनी ही होनी थी। तो वो भी राजनीति के मैदान में सफलतापूर्वक उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव तो लड़ा और वो जीत भी गए। भूपेंद्र हुड्डा जी के वो कारण दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव भी जीत गए। लेकिन उनका पकड़ नहीं थी दोस्तों, ज़मीन के ऊपर पकड़ नहीं थी, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कोई जानकारी नहीं थी, किसी एरिया को नहीं जानते थे। कहने का मतलब ये था कि राजनीति में थे वो बिल्कुल कोरे शून्य थे। लेकिन दोस्तों एक तो ये था कि उनमें एक ख़ासियत है दीपेंद्र हुड्डा जी में कि वो बहुत जेंटल आदमी हैं। इतने ज़्यादा जेंटल आदमी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में उन जैसा जेंटल आदमी कोई भी दूसरा नेता नहीं है। और उनकी एक तो ये जेंटलमैनशिप, और एक वो मुख्यमंत्री के लड़के थे, तो लोग भले ही दीपेंद्र हुड्डा जी ना जा पाए हों फील्ड में, लेकिन लोग खुद उनसे जुड़ते चले गए, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री के लड़के थे, लोगों को काम था, और वो एक किसी भी अनजान आदमी से ऐसे मिला करते जैसे इनको बचपन से जानते हो, बचपन के इनके मित्र हो। ये उनकी खासियत थी, तो लोग उनको पसंद करने लगे और ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ते गए। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कभी किसी को निराश नहीं किया, न काम के मामले में। जिसका भी जो भी काम उनसे कहा गया, उन्होंने उसका पूरा करने का प्रयास किया, तो इससे लोगों के दिल में थोड़ा-थोड़ा उनके प्रति जो है सम्मान की भावना पैदा हुई और वो लोकप्रिय होते गए। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ की अगर कोई ख़ासियत होती है, तो कुछ कमी भी होती है। और दीपेंद्र हुड्डा जी की ये जो शराफ़त है ना, ये शराफ़त उनकी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये शराफ़त ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी कैसी है, मैं बताता हूँ। कि दीपेंद्र हुड्डा जी हर किसी पे तो भरोसा कर लेता है, और हर किसी को ऐसे इतने प्यार से मिलते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हर किसी भरोसा कर लेते हैं, और कई बार वो उन लोगों के ऊपर भी भरोसा कर बैठते हैं जो कि भरोसे लायक होते ही नहीं। और भले ही उनके कुछ लोग जो समर्थक हो उनको बोल भी देते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते, और लोगों पर वो भरोसा रखता है, और उसका नुकसान भी होता है। और उसका सबसे पहला नुकसान हुआ दोस्तों 2019 के चुनाव में। जब 2014 में दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद बने, तो उसके बाद उनके आस-पास जो मंडली थी ना, ऐसे लोगों की होने लगी, ऐसे लोगों ने एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया कि वो सिर्फ़ जिनसे मिलना होता तो वो पहले उनसे मिला करते, और वो ये डिसाइड किया करते कि इनसे मिलवाना या नहीं मिलवाना। दीपेंद्र हुड्डा जी को इस चीज़ का पता ही नहीं चला, और वो चक्रव्यूह ऐसा था, और वो लोग ऐसे थे कि जिनकी ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर मतलब दूसरी तरह की इमेज हुआ करती। और कई तो ऐसे हुआ करते दोस्तों कि जिनको हम क्रिमिनल कह सकते हैं, गैंगस्टर कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी को इस चीज़ का पता नहीं चल पाया। हालाँकि मैं एक बार दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला था, तो मैंने हिंट भी दिया था, लेकिन पता नहीं वो समझ नहीं पाए, या फिर वो सुन के भी अनसुना कर दिया। लेकिन वो जो चक्रव्यूह था उनके चारों तरफ ऐसा रहा है कि वो 2000 पब्लिक उनसे दूर हो गई, और 2019 का चुनाव लूज़ कर गए, सिर्फ़ उन लोगों की वजह से। लेकिन जब उन्होंने चुनाव लूज़ किया,
तो फिर उनको बात ये समझ में आई और वो जो चक्रव्यूह था जिन लोगों का था वो उनको वो कर दिया, दूर कर दिया और उसी का नतीजा था दोस्तों कि 2024 में फिर उनका ये चुनाव जीत गए दीपेंद्र हुड्डा जी। ख़ैर लेकिन दोस्तों ये जो शराफ़त है ना इनकी, ये शराफ़त आज भी इनके लिए नुकसानदायक है और कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिससे पब्लिक में उनकी छवि है ना, थोड़ी-सी ये बनती है कि ये कमज़ोर नेता हैं, एक तरह से ये छवि बनती है। अब मैं 2-3 प्रमाण वो देना चाहूँगा, 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो दोस्तों 2024 में जब ये पता था कि कांग्रेस पार्टी आने लग रही है हरियाणा के अंदर, तब भी हार गई, तो दुःख तो था ही था। लेकिन उनके जो विधायक हैं ना भूपेंद्र हुड्डा जी के पास कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका अपना कोई वो अस्तित्व नहीं है और वो अगर चुनाव जीतते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से जीतते हैं। यही कारण है कि हर मामले में जब उनको ये पता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के बाद जो वारिस हैं वो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, तो वो उनको ऐसे चिपके रहते हैं और वो उनको ऐसी-ऐसी सलाह दे देते हैं जो कि नुकसानदायक भी होती है। तो एक थोड़ी-सी मैं बताना चाहूँगा पीछे एक रोहतक के अंदर थोड़ा एक प्रोटोकॉल के मामले में एक कोई विवाद सा हुआ था और वो मीडिया में भी आया था। और वो इतना छोटा मामला था दोस्तों कि दीपेंद्र हुड्डा जी न तो इस चीज़ को की परवाह करते हैं, इस छोटी-छोटी बातों की परवाह भी नहीं करते और अगर हो भी जाता है तो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अब वो जो उनके आस-पास के जो नेता हुआ करते हैं ना, उन्होंने उँगली लगा दी अरे दीपेंद्र हुड्डा जी आपको तो प्रशासन कमज़ोर समझने लग रहा है, आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, आपकी तो कोई औकात नहीं और आपको तो ऐसे बोल दिया और ऐसे बोल दिया और डीसी साहब ने आपका अपमान कर दिया। तो वो उस मीटिंग में दोस्तों डीसी साहब को अड़का दिया उन्होंने और ये बात आ गई मीडिया में, तो मीडिया में उनकी छवि पर थोड़ा ये हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा जी को इतनी छोटी-छोटी बातों का वो नहीं करना चाहिए और लेकिन उसकी वजह क्या थी? वो वजह थी वो चक्रव्यूह यानी वो लोग जो इनके चारों तरफ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और भी इसी शराफ़त का एक नतीजा है कि एक इनके यूथ के अध्यक्ष हुआ करते जिनको गुड़गाँव से यूथ का चुनाव हुआ था, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनको जिताने के लिए अपने मान-सम्मान का प्रश्न बना लिया था और उनको जिता भी दिया था। हालाँकि उससे पहले मैंने एक बार उनसे मुलाकात की थी, तो मैंने उनको हिंट भी दिया था कि हुड्डा साहब ये जो अध्यक्ष हैं ये सुभाष बराला जी के दामाद हैं, तो थोड़ा-सा वो बीजेपी के, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत पड़े और थोड़ा-सा ये उल्टा हट जाएँ उसमें, क्योंकि प्रभाव तो देखो रिश्तेदारी का तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन वो चीज़ भी नहीं सुन पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुन पाए तो फिर अब ये वोट चोरी का मामला था, उसमें जब उनको ज़रूरत थी, तो वो वही हुआ, वो थोड़ा पीछे हट गए और उनके एकदम से खड़े पैर उनको प्रॉब्लम हुई। तो ये जो कारण है, ये वजह है दोस्तों उनकी शराफ़त और दूसरे के ऊपर भरोसा कर लेना। और ये अगर उनकी ताकत है, तो ये कमज़ोरी भी है दीपेंद्र हुड्डा जी की। और अब अगर बात करें हम विरासत की, तो देखिए, विरासत तो देखिए उनके पास आनी-आनी है, दीपेंद्र हुड्डा जी के पास ये लगा लीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी की विरासत आ ही गई है। और रही बात विरासत को सँभालने की या सफलतापूर्वक उस विरासत को आगे बढ़ाने की। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि भूपेंद्र हुड्डा का कोई दूसरा वारिस तो है नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह कोई और दूसरा लड़का उसको आगे तैयार कर लेते। अब जैसे भजन लाल जी के टाइम में चंद्रमोहन जी हुआ करते, तो चंद्रमोहन जी ने एक वो अनुराधा बाली के साथ वो किया, तो कुलदीप बिश्नोई जी को आगे बढ़ा दिया और कुलदीप बिश्नोई जी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन आगे ज़्यादा नहीं चल पाए। उसके 100 कारण उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे इस टाइम। लेकिन दोस्तों अब बात आती है दीपेंद्र हुड्डा जी की, तो भूपेंद्र हुड्डा जी इतने तेज तर्रार आदमी भी हैं, मजबूत भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं और पहली बात तो ये है कि वो गांधी परिवार से यानी सोनिया गांधी जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ उनके ऐसे अ संबंध है कि एक तरह से अटूट संबंध है और इसी अटूट संबंधों के कारण उन्होंने एक तो अपने राजनीतिक वारिसों को खुले लाइन लगा दी, यानी राजनीति का जो ट्रेंड होता है कि कभी किसी को उभरने मत दो, वो उसको उन्होंने चलाया, सफलतापूर्वक चलाया और जो नेता उनके बराबर में आ सकते थे, उनको खुले लाइन लगाकर अपने आप को सेफ किया। इस तरह का काम मेरे हिसाब से तो दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे ये उनकी फितरत में ही नहीं है कि किसी को राजनीतिक कद खत्म कर देना, पर खत्म कर दे क कतर देना या इस तरह की चालें वगैरह चलना, वो दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को नहीं लगता और राजनीति में ये ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक आप एक सशक्त प्रतिद्वंदी को नहीं हराओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते और इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा जी इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएँगे। मेरा अपना ये कैलकुलेशन है, मेरा अपना ये मानना है। और अगर इस तरह का कोई उनके बराबर में उन्हीं की पार्टी से अगर कोई नेता उभरने लगा, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी शायद मार ना खा जाएँ। लेकिन आज के दिन तो भले ही आज भूपेंद्र हुड्डा जी की
उम्र है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो शायद अगला चुनाव लड़ पाएँ या नहीं लड़ पाएँ। और अब इस चुनाव तक तो 2024 के चुनाव तक तो भूपेंद्र हुड्डा जी सोचते थे कि मैं अपनी उसमें लड़ूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये मन बना लिया है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को ये विरासत सौंपी जाए। और लोगों को भी शायद ये लगने लग रहा है कि अगला जो चुनाव होगा वो दीपेंद्र हुड्डा जी के उसमें लड़ा जाएगा। और इसका प्रूफ है कि ये भी है कि अब जो एक 2-3 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन था, उसमें हज़ारों लोग जो आए थे, तो उससे लोगों ने ये भी स्वीकार कर लिया था कि अगले नेता अगर कांग्रेस के होंगे और ये भूपेंद्र हुड्डा के कोई वारिस होंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ही अगले चुनाव में होंगे। तो इसलिए लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। दूसरा फिर एक और कारण भी है विरासत का कि लोगों के पास अल्टरनेट नहीं है। बीजेपी पता है, हरियाणा की जनता को पता है जिस तरह से जीती है, जिस तरह से उसने सत्ता हथियाई है, तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा अगली बार कांग्रेस संभल भी सकती है। हो सकता है बीजेपी फिर कोई नया पैंतरा चले, लेकिन ये मामला नहीं है। लेकिन लोग अब भी ये सोचते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी तो जा चुके, एक तरह से उम्र-दराज हो चुके हैं, अब उनकी ज़्यादा राजनीति रही नहीं। तो अब राजनीति की शुरुआत हुई है दीपेंद्र हुड्डा जी की, तो शायद लोग भी उन्हीं के अंदर अपने नेता की छवि दिखाई देखने लग रहे हैं। लेकिन ये जो शराफ़त की जो उनके अंदर वो हैं, जर्म लगा लीजिए या ख़ासियत लगा लीजिए, ये एक ऐसी है कि लोग जैसे 2019 के चुनाव में चारों तरफ उनके चक्रव्यूह रचा था और उन्हें मात खानी पड़ी थी, तो आने वाले टाइम में वो फिर से मात ना खा जाएँ। और जिस तरह से मैंने वो प्रोटोकॉल वाला मामला बताया था और जिस तरह से उन्हीं के विश्वसनीय आदमियों ने उँगली लगाई थी, तो वो भविष्य में भी तो ऐसा कर सकते हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए अगर दीपेंद्र हुड्डा जी को अगर अपनी छवि बनानी है, विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है और भूपेंद्र हुड्डा जी की विरासत को मैं 4 पीढ़ी की तो नहीं कहूँगा, भूपेंद्र क्योंकि इस हुड्डा फैमिली में सफल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। अगर उन्हीं की विरासत को आगे लेके जाना है तो थोड़ा-सा मजबूत होना पड़ेगा और किस आदमी पे भरोसा करना चाहिए ये देखना पड़ेगा, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए ये देखना पड़ेगा। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी इस चीज़ को समझ जाएँगे कि ये आदमी भरोसे लायक है और इस आदमी का जनाधार है और और ये आदमी भरोसे लायक नहीं है, उसको दूर कर देंगे, जिसका जनाधार नहीं है उसको दूर कर देंगे, उसी दिन वो विरासत में सफल हो जाएँगे। और अगर ऐसा दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं कर पाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 4 पीढ़ी की जो विरासत है ना, ये शायद आगे ना बढ़ पाए, लेकिन ये तो देखना है दीपेंद्र हुड्डा जी ने कि वो किस तरह से इसको सँभालते हैं। हाँ, एक बात और मैं बीच में लाना चाहूँगा कि अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जी के उसमें और कोई दूसरा है नहीं। अब दीपेंद्र हुड्डा जी की अगर मिसेज़ की बात करें, तो वो भी राजस्थान के मिर्ज़ा फैमिली से एक राजनीतिक परिवार से है, लेकिन उन्होंने राजनीति में कभी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो इसलिए भविष्य में उनका उभरना मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएँगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी की पूर्व पत्नी होती गीता गरेवाल जी, तो गीता गरेवाल जी तो अब तक दीपेंद्र हुड्डा जी की राजनीति को ऐसे निगल जाती अजगर की तरह कि आज दीपेंद्र हुड्डा जी सांगी गाँव के अपने पुराने घर के तूड़े के ऊपर बैठ के शराब पी रहे होते और आँसू बहा रहे होते। लेकिन ये तो परमात्मा का शुक्र है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि शरीफ आदमी के साथ हमेशा परमात्मा खड़ा होता है, कभी भी देख लेना। और परमात्मा ऐसे आदमियों की खुद मदद करता है। और अब मुझे लगता है कि जो ये श्वेता मिर्धा जी हैं, शायद एक जेंटल लेडी हैं, हाउसवाइफ है, तो उनको राजनीति का किसी तरह का वो नहीं है, तो राजनीतिक विरासत रहेगी दीपेंद्र हुड्डा जी के पास ही। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी को शराफ़त तो रखनी चाहिए, लेकिन मैच्योर होना पड़ेगा अगर उस राजनीतिक विरासत को भूपेंद्र हुड्डा जी से आगे ले जाना है तो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी करना चाहेंगे कि राजनीति में आज के दिन जब गुंडे मवालियों का बोलबाला है, तो ऐसे में अगर एक कोई शरीफ आदमी आगे बढ़ता है तो पब्लिक को उसका साथ भी देना चाहिए। और हम भी परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे जेंटल आदमी राजनीति में होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इनेलो में हो, जेजेपी में हो, बसपा में हो या किसी और पार्टी में, चाहे बीजेपी में भी क्यों ना हो। जो भी शरीफ आदमी है, लोगों को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और हर वो आदमी जो आज के युग में शराफ़त के साथ अपना काम करता है, तो परमात्मा भी उसको सफलता देता ही देता है, तो उन आदमियों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता हो कि मेरा विश्लेषण ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ दोस्तों कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ।
अ, अगर गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बताएँ, मेरे वीडियो को हाइप करें। दोस्तों एक चलते-चलते एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल के हुए, 20,000 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। उसके लिए मैं उस 20,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और इसी तरह मैं आपके सामने अपना विश्लेषण या जो अनुभव है उसको मैं बताता रहूँगा, वो करता रहूँगा, पेश करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने जिस संयम के साथ मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।